जैसा कि हमने यूपी पीसीएस के लिए पिछली कक्षाएं में जो हमने पढ़ी थी वो जीएस से संबंधित हमने पढ़ाई की थी कि क्या जीएस में पढ़ना है, क्या छोड़ना है। एक बेसिक रणनीति हमने आपको बताई थी और उसको ध्यान में रखते हुए जैसा कि हमने बोला भी था कि आगे जो कक्षाएं होंगी वो यूपी पीसीएस सीसेट से संबंधित होंगी। तो आज हम उसके एक स्ट्रक्चर समझेंगे, एक ढांचा समझेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं, माइनस मार्किंग कितना होता है, कितना परसेंटेज ओवरऑल हमको लाना होता है कि हमारा सीसेट क्वालिफाई हो जाए। तो उसी को रणनीति ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, रणनीति बनाएंगे कि कौन सा कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको परीक्षा संरचना समझना पड़ेगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, एक समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मॉक टेस्ट हुआ और रिवीजन हुआ उसको भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम चलते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कर लें कि हमारा सीसेट क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए हम ध्यान में रखते हैं। पहला अगर क्वेश्चन की अगर बात करें जो हमारे क्वेश्चन आते हैं सीसेट में लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं। और अगर बात करें पूरे ओवरऑल कितना नंबर का होता है तो पूरे मार्क्स की बात करें तो 200 नंबर का होता है। और एक क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 2 नंबर का होता है, जो आपका देख सकते हैं 200 नंबर हो गया। और क्वालिफाइंग जो है हमारा वही है क्वालिफाइंग की बात करें तो लगभग 33% हमको लाना होता है। 33% यानी हमको 200 नंबर है तो उसमें लगभग 33% हमको लाना रहता है कि तब आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें माइनस मार्किंग की तो 1/3 इसमें आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलता है। 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब ये है कि आपका अगर 3 क्वेश्चन सही होता है, जैसे 3 क्वेश्चन सही, जैसे 3 क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक क्वेश्चन सही जो है कट जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कितना आता है, कितने नंबर का होता है, कितना लाना होता है। और इसको ध्यान में हम रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होता है तो 3 क्वेश्चन गलत होता है तो एक क्वेश्चन जो है कि आपका सही वाला कटता है। अभी हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक लगभग जो हमने एक अपनी रणनीति बनाई थी कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना नहीं आता है। और एक ओवरऑल हम इसलिए रणनीति बनाए थे कि 5-6 जो है कि आपको टॉपिक देंगे और उसी टॉपिक पे फोकस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले बढ़ते हैं मैथ की तरफ। जैसा कि मैं एक बार आपको लिख देता हूँ, उसको बताता हूँ कितने क्वेश्चन आते हैं। आपका मैथ हो गया, उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, और उसके बाद हिंदी आता है। हिंदी का अच्छा खासा वेटेज भी है यूपी पीसीएस सीसेट में, आपको अगर आप दे रहे होंगे तो शायद आपको पता भी होगा। और उसके बाद इसमें इंग्लिश भी आता है। और उसके बाद 4 सब्जेक्ट तो ये हो गए। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन भी होता है, तो ठीक है, डाटा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन। और उसके बाद ये हो गया हमारे 5 सब्जेक्ट। और आपको जो है कि एक आता है डाटा मेकिंग करके, डाटा शायद ऐसे ये डाटा मेकिंग करके कुछ है, तो आप उसको सिंपल सा मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद आपका हो गया एनालिटिकल एबिलिटी, आप देख सकते हैं इसमें ये भी आता है, तो मैं शॉर्ट लिख देता हूँ एनालिटिकल एबिलिटी। अब इसमें हम देखेंगे कि ये हमारे 2, 2, 4, 2, 6 एक 7 टॉपिक हैं। और एक नॉर्मल सा लगभग हमने बनाया है कि 7 टॉपिक्स हैं, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हम बता भी देंगे आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, इस पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। तो अब हम देखेंगे कितने क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से यानी इस टॉपिक से और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हर साल लगभग हमको मैथ में देखने को मिलता है 25 से 30 क्वेश्चन। पच्चीस से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर रीजनिंग की बात करें तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन
ये क्वेश्चंस हैं जो कि हालांकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इन सब का एक अच्छा वेटेज भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हिंदी की अगर हम बात करें तो 25 आता है, और एक आध दो क्वेश्चन अगर बढ़ भी जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल हम 25 से रख के चलेंगे। एक हिंदी का अच्छा वेटेज है, तो मैं यही कहना चाहूँगा। इंग्लिश की अगर बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन हो ही जाता है इसका, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, एक लगभग में हम लेके चल रहे हैं, ताकि आप इस हिसाब से अगर भी मेहनत करें तो भी ठीक है। और अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 10 से 12 भी आता है, मिनिमम हम रख लेंगे, 10 क्वेश्चन रख ही लेते हैं। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग आप यही लेके चलेंगे कि इतना क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। और डाटा मेकिंग की भी वही है, मान लीजिए कि 7 से 9 क्वेश्चन रख ही लेते हैं। और एनालिटिक एबिलिटी भी यही है, मान लीजिए मोटी मोटा 10 क्वेश्चन। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल लगभग एक ये है कि इतना क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही मिले, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मोटी मोटा अगर हम देखें क्वेश्चन कि इतने आते हैं, हम इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब हम इसमें समझेंगे कि कम समय में कौन से सब्जेक्ट अगर अच्छी पकड़ करें। हालांकि आपको पता है सीसेट के लिए कम यानी यूपी पीसीएस के लिए समय भी कम बचा हुआ है, तो सीसेट एक बड़ा मुद्दा है लेकिन कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं, मैंने भी किया है और आपसे भी हो जाएगा, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। और सबसे खास बात है कि इसमें जो हम टॉपिक्स आपको अगर कवर करेंगे तो 2-4 टॉपिक्स पे अच्छे से आप पकड़ बना लें तो सीसेट बिल्कुल ईजी है। और अब बच्चे क्या करते हैं कि जो हमको एक रणनीति बनानी चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है और हम कितना कर लें कि हमारा सीसेट क्वालिफाई हो जाए। लेकिन बच्चे ये करते हैं कि जो ना आए क्वेश्चन, यानी जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या उन पे नहीं पकड़ पाते हैं, पहले जो है कि हम दूसरे क्वेश्चन देखने लगते हैं। हमेशा ये गलती नहीं करनी है। आप हमेशा देखिए किसका वेटेज, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कम समय भी निकाला जा सकता है। पहले हम समझेंगे कितना वेटेज किस क्वेश्चन का है। जैसे आपने देख लिया सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमको पता हो गया यहीं से कि आप ये देख सकते हैं, जैसा कि एनालिटिकल एबिलिटी हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन मेकिंग जो भी है ये रहा, और इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, रीजनिंग, मैथ। आपको खुद ही दिख रहा है कि मैथ में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में, हालांकि हिंदी का देखिए अच्छा खासा वेटेज है। हम शुरुआती कक्षाओं में जब हम 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ते हैं तो हिंदी हमने पढ़ाई है, और इतना कठिन भी नहीं आता है, बहुत ईजी है, आप कर भी सकते हैं। और इंग्लिश तो आप पढ़े ही हैं। हाँ, थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम इन टॉपिक को नहीं भी देखेंगे तो किस हिसाब से वेटेज है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हम 4 टॉपिक्स पकड़ के चले, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैथ, रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश, अगर इनका वेटेज देखें तो आपको यही 4 सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करा रहे हैं सीसेट में। हम क्यों भागे भाई, हम क्यों इसी तरफ जाएं? अगर आप कर पा रहे हैं तो आप जाइए, अगर कम समय भी है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों हम इधर भागें, हम अपना समय इसमें क्यों खर्च करें जब हमारा काम यहीं पे हो जा रहा है। और सबसे खास बात है इसमें, यही ध्यान आपको रखते हुए चलना है। जैसे मैं जानता हूँ कि मेरा मैथ कमज़ोर है, मेरा रीजनिंग अच्छा है, हिंदी अच्छा है, मैं इसकी तरफ भागूंगा, हालांकि हमको तो 33% ही लाने हैं, हम क्यों इनको देखें। अब बहुत लोगों का मैथ कमज़ोर है, जैसा आपको पता है, अगर आपको लग रहा है कि आपका हिंदी अच्छा है तो पहले आप हिंदी पे अच्छी पकड़ करें। मार्केट में कोई भी आप जो है कि बहुत सी बुक्स मिल जाएगी हिंदी के लिए, कोई आपको जाइए मार्केट में 2-4 बुक्स लीजिए और उनको देखिए कि हाँ मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं कर लूँगा इस बुक से। आप उस बुक को बाय करिए, और अभी आपके पास समय है, कर सकते हैं, सीसेट के लिए कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। आप जैसा कि देख रहे हैं, हिंदी में वेटेज आपका 25 क्वेश्चन है। आप हिंदी अगर आपका अच्छा है तो हिंदी को पहले पकड़ के आगे बढ़िए, अगर आपका हिंदी अच्छा नहीं है तो इंग्लिश आपका अच्छा है तो इंग्लिश से शुरुआत करिए। और जैसे अगर अपनी राय दूं तो सबसे पहले आप रीजनिंग से शुरुआत करें। रीजनिंग हालांकि ईजी होता है, और शुरुआत में जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, जब क्वेश्चन हम कर पाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और जब हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा एग्ज़ाम हॉल में तो हम इन सब को भी कर पाएंगे। जैसा कि आपने शुरुआत किया, रीजनिंग कर लिया पहले, उसके बाद अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हिंदी की, ये कर लिया आपने, उसके बाद इंग्लिश कर लिए। अगर आपका बहुत मैथ वीक है तो मैथ की तरफ लास्ट में बढ़ सकते हैं, जो क्वेश्चन इसमें से आ रहा है वो करिए, क्योंकि शुरुआत में अगर आपको मैथ कमज़ोर है, आपने मैथ ही शुरू कर दिया तो आपको हड़बड़ाहट होती है एग्जाम हॉल में, और फिर वही गलती आप कर बैठेंगे कि अधिक से ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर में आप समय तो गंवाएंगे ही, और क्वेश्चन भी आपके हाथ से निकल जाएंगे और समय भी चला जाएगा और आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा।
तो अगर आपका मैथ मजबूत है आगे बढ़िए मैथ की तरफ, और रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, आपको यही तीनों ही सब्जेक्ट क्वालिफाई करा देंगे सी सेट के लिए, और बहुत काफ़ी भी है। हालांकि मुझे ये चीज़ें इसलिए पता है कि मैं कर चुका हूँ, ये मुझे इस चीज़ का अनुभव है। हालांकि कुछ चीज़ें आपके सामने मैंने नहीं बताई हैं, और एक समय आएगा तो मैं आपको बताऊँगा भी कि क्या था क्या नहीं था, मैंने कैसे किया कैसे नहीं किया। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैं दे भी चुका हूँ और मेरा हो भी चुका है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इन टॉपिक्स को बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और मेरे पास बुक्स भी कुछ ऐसी बातें पता हैं जो मैं आपको बता दूं, लेकिन इस पे बता नहीं पाऊँगा क्योंकि शायद कॉपीराइट का मामला है। तो आप मार्केट से कोई सा भी बुक्स उठाइए जो आपको समझ में आए, मैंने भी ऐसा ही किया था। और आप इन सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना के चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे आप, तो सबसे पहले ये करना है कि जिस टॉपिक से आपको अच्छी पकड़ है तो उस पर ध्यान देंगे। और एक बात अभी भी, अगर बात करें सी सेट की, तो समय अभी है। अगर आपके पास, आपको नहीं लग रहा है कि मेरा अगर इसमें भी नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि ये जो 3 टॉपिक्स हैं अगर इनसे आपको अगर करना है, तो मैं आपको अच्छी रणनीति बता देता हूँ। अगर आपका कमज़ोर भी है लेकिन आपको लगता है मैं कुछ क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए आप टेस्ट उठाइए, टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन इसके। और इसके साथ PYQ को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। PYQ इनके लिए काफ़ी है, और अगर सच बताऊं आपको तो इनका PYQ भी बहुत शानदार है। PYQ को आप अगर उठाएंगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो बुक्स आपने मार्केट से लाई है, जैसे मैंने मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी इंग्लिश का PYQ उठाया और उनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जब आप PYQ सॉल्व कर लेंगे, तो जैसे ही आप बुक की तरफ लौटेंगे, आपको जब बुक पढ़ना शुरू करेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आया है, हिंदी में कैसा क्वेश्चन आया है, इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन आया है, मैथ में कैसा क्वेश्चन आया है, ये आपको भरपूर पता चल जाएगा। और जब आपको ये चीज़ें पता हो जाएंगी, तो बुक्स में भी जो है आपको कम समय में आप पढ़ पाएंगे। और सबसे पॉइंट वाली बात कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमारे पास कितना समय मिलता है, 2 घंटे। और मैं आपको बता दूं 2 घंटे बहुत कम समय लगता है। जब हम पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कब गुजर गए। 100 क्वेश्चन होता ही है, आपको पता ही है। तो मैं कहूँगा टाइम मैनेजमेंट बहुत आपको अच्छे बना के चलने पड़ेंगे, अच्छा करके चलना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना हो। और मैं कहूँगा आप जब भी पढ़ा करें तो टाइमर लगा के पढ़ा करें। अगर आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं या PYQ लगा रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आप टाइम लगा के करें, ताकि आपको पता चले कि मैं कितने मिनट में, कितने घंटे के अंदर कितना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने से पहले आप ये 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपका किस सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ हो गई है। जैसा कि अगर आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम है अगले मंथ, और आपके पास समय मान लीजिए 1-2 दिन बचा हुआ है, आप 2 दिन या 1 दिन पहले अच्छे से बैठें, अपने आप को एनालिसिस करें कि मैंने जो अभी तक CSET के लिए पढ़ा, या जो भी सब्जेक्ट जैसे GS है, क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, मुझे किस सब्जेक्ट पे अब अच्छी पकड़ हो गई है। जैसे आपको लगे कि हिंदी पे अच्छी मेरी पकड़ है, मैं 25 में से लगभग 15-20 क्वेश्चन कर सकता हूँ। 15-20 छोड़िए, 22-22 क्वेश्चन करके आते हैं, हमने भी किया है, लोग भी करते हैं। और 22 क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी आता है। कंप्रेंशन जैसे हिंदी टाइप का होता है, उसके बाद उसमें क्रियाएँ होती हैं, जो भी है। अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी में तो आपको पता ही होगा। तो आप 25 में से 22 क्वेश्चन यहीं अगर टैकल कर पाते, 20 क्वेश्चन मान लीजिए आपने टैकल कर दिया, तो रीजनिंग बचा हुआ है, इंग्लिश का कुछ कर लेंगे, कुछ मैथ का कर लेंगे, 33% आपका क्वालिफाई हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यही बता रहा था कि एग्ज़ाम जैसे आपका 2 दिन बचा हुआ है, तो आप एक अपनी चार्ट अपना बना कर देखें कि अपना सब्जेक्ट लिख लें, और उसमें लिख लें कि मैंने कितने सब्जेक्ट में कौन सा कितना क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ। फिर आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, तो सबसे पहले आप पेपर को एक बार पलट के अपना सारे क्वेश्चन देख लें। हम ये गलती करते हैं, शुरू में जब जाते हैं पेपर 1 से ही क्वेश्चन 1 से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। पहले एक बार आप पूरे पेपर को, पेज को पलट के क्वेश्चन को पूरा देखिए। जैसे हमको हिंदी से हमको पता हो गया कि 2 दिन पहले कि मेरा हिंदी अब अच्छा हो चुका है, उसके बाद मेरा रीजनिंग अच्छा है, उसके बाद इंग्लिश है और मैथ है। तो हम हिंदी से ही, जैसे हम क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे पूरा पेपर को, उसके बाद हिंदी से हम शुरू करेंगे। पहले हिंदी के जितने क्वेश्चन हैं वो करेंगे, और उसमें देखेंगे कितने क्वेश्चन हमने हिंदी के सही कर लिए हैं,
और उसके बाद हम बढ़ेंगे रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में हमने क्वेश्चन किया, उसमें भी देख लेंगे कितने क्वेश्चन। आप कहीं पेपर के लास्ट में कई जगह है तो उस पर आप क्वेश्चन लिखते रहिए कि मैंने हिंदी के इतने क्वेश्चन किए, रीजनिंग के इतना कर लिया, मैथ का इतना कर लिया, इंग्लिश का इतना कर लिया। फिर आपने गणना कर कितने क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम हॉल में जाने से पहले कितने क्वेश्चन सब हमको देख के चलना है। तो पूरी गणना ओवरऑल आप कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आगे आपने को बता ही दिया हूँ, जैसा कि आपने देखा ही, ये 7 सब्जेक्ट हैं। इसको डाटा मेकिंग या डिसीजन मेकिंग भी लोग बोलते हैं, जैसे जैसे अपनी अपनी एक इच्छा है या फिर जैसी हो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन मेकिंग में इसको बोलते हैं, अपने अनुसार इसको प्रदर्शित करते हैं। हमने इस सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ आपको बताने के लिए बता दी है, एक समय सीमा भी निर्धारित कर दिया है, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले किस टॉपिक्स को हमको करना है। ओवरऑल हमने ये चीज़ें बता दी आपको। PYQ पे आप ध्यान रखिएगा, PYQ डेली करिए। और जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे हिंदी का PYQ मैंने किया, हिंदी का PYQ करने के साथ साथ आप जैसे कोई सा भी मार्केट से जो बुक लाए हैं, बुक के अंदर जैसे मैंने पैराग्राफ कोई कंप्रेंशन जैसा हिंदी हुआ उसका किया मैंने, उसका बुक में आप गए पढ़े, उसको कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, आप वैसे कर लिए। सब पे ये अप्लाई करना है, जैसा कि रीजनिंग का भी यही देख लेंगे और इंग्लिश का भी वही कर लेंगे और ये भी वही कर लेंगे। इसलिए करना है क्योंकि समय कम है और मुझे पता है अगर आप कम समय में इतना भी रणनीति आप लेके चलेंगे तो आप कर जाएंगे। कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। 40 दिन में जो है कि निकला है प्रीलिम्स, यूपी PSS की अगर बात करूँ तो लोगों ने किया भी है और मेरा खुद का भी अनुभव है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने कुछ समय बाद मैं अपने कुछ डिटेल भी प्रस्तुत कर दूंगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपको मैं दिखा दूंगा, उसकी समस्या नहीं है। अगर आप मेरी चीज़ों पर जो बता रहा हूँ रणनीति अगर आप फॉलो करते हैं तो सबसे बेस्ट है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है और बड़ा मुद्दा भी नहीं है। CSAT बहुत ईजी है दोस्त, ये चीज़ें इतना कठिन नहीं है जितना हमको लगता है। हम गाँव से उठते हैं, गाँव में लगता है कि भाई UP PCS कर रहा है और जो है कि लोग डर जाते हैं कि यार बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ नहीं है, जैसे हमने 10वीं कक्षा में पढ़ी मैथ, वही सब मैथ इसमें आती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 11th तक जो है कि 12th हो गया, अगर जो बच्चा सच बता रहा हूँ अगर 10वीं कक्षा तक मैथ किया होगा तो ये सब उसके लिए कुछ नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बता भी दिया ओवरऑल टॉपिक, आप इसको फोकस करते हुए आगे बढ़िएगा, आप कर जाएंगे, CSAT आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और इसके पहले अगर जैसा कि मैंने GS का भी आपको बताया था पिछली कक्षा में, अगर आप GS से संबंधित देखना चाहते हैं कोई क्लास तो आप पिछली कक्षा में जाएँ और चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी जो है कि। और अब अगर आपको इससे कोई संबंधित आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दे दूंगा। और अगर आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कम समय है, अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उस पर वीडियो बना के यानी क्लासेस चला दूंगा, आपको मिल जाएंगी क्लासेस। और आपने, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है आपके लिए। और जैसा कि मैंने सारी रणनीति बता दी, आप मेहनत करते रहिए। और एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, फिर लास्ट बार मैंने बता भी रखे लेकिन फिर से बोल देता हूँ, 2 दिन पहले एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप खुद को एनालिसिस करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा किस में अच्छा है, यानी मैं मैथ्स कर पा रहा हूँ, रीजनिंग कर पा रहा हूँ, इंग्लिश कर पा रहा हूँ, हिंदी कर पा रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स मेरी अच्छी पकड़ हो चुकी है। और उसी टॉपिक्स में जैसे एग्जाम हॉल में जाएंगे, पहले एक ओवरऑल पेपर को देखेंगे, पेज को, सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा टॉपिक कौन सा अच्छा हो चुका है और उस टॉपिक से हम सॉल्यूशन यानी हल करना शुरू करेंगे प्रश्न पत्र को। और मैं आशा करता हूं कि आप मेहनत कर भी रहे होंगे, आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको सफलता। और मेहनत करते रहिए, मैंने भी किया है। और थोड़ा सा इसलिए वीडियोस, थोड़ा सा क्लासेस थोड़ी लेट हो जा रही है क्योंकि थोड़ा सा एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे भी है तो आपको ज़रूरी है देना। आप मेहनत करते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगली कक्षा में आपके साथ।